नमस्कार। लोकसभा टेलीविजन के खास कार्यक्रम संवाद में आप सभी का स्वागत है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे पढ़ेगा इंडिया और अब कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। तमाम सेक्टर्स जहां कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुए, तो वहीं शैक्षणिक संस्थाएं भी प्रभावित हुई, छात्र भी प्रभावित हुए। ऐसे में इन चुनौतियों का सामना मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस तरह से किया, किस तरह से अब आने वाले समय में चुनौतियों से निपटा जाएगा, कैसा होगा नया एकेडमिक कैलेंडर, किस तरह का होगा सिलेबस, किस तरह के पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों का किया जाएगा विकास। इस तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। निशंक जी, बहुत स्वागत है आपका लोकसभा टेलीविजन में। आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी से जहां पूरी दुनिया प्रभावित हुई, भारत देश भी प्रभावित हुआ। खास तौर पर शैक्षणिक संस्थाएं भी प्रभावित हुई और छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई। इन चुनौतियों का सामना तो लगातार पूरे देश ने किया, लेकिन अब आने वाले समय में चुनौतियां और बढ़ गई हैं। किस तरह से इनका सामना किया जाएगा, स्टूडेंट्स के विकास में किस तरह से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का योगदान होगा। इस महामारी से बच्चों की सुरक्षा कैसे हो सकती है, हमारा शीर्ष हमारी प्राथमिकता है। लेकिन हमने कोशिश की कि ऐसे वक्त पर हम बच्चों को उनके घर तक शिक्षा की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, और इसलिए हमने ऑनलाइन शिक्षा शुरू की। परिस्थितियाँ बदली हुई थी, हमारे बहुत सारे बच्चे अपने विद्यालयों में छात्रावासों में थे। बहुत मुश्किल से फिर 3300 बच्चे, 3300 से भी अधिक बच्चे तो नवोदय विद्यालय में थे, जो 1000 किलोमीटर की दूरी तक उनके घर थे, और उनको सुरक्षित पहुंचाना हमारे आईआईटीज़ हों, एनआईटीज़ हों, आईसर हों, आईएम हो, विश्वविद्यालय, उनके छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा और जो बच्चे अपने घर तक पहुंच सकते हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था एक कम चुनौती भरा काम नहीं था। अभी भी हम हर दिन उस चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी कोई बड़ी चुनौती आती है, यदि उसका ठीक से मुकाबला हो तो वो अवसरों में तब्दील होती है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इस संकट के समय हमारा नौजवान क्या कर सकता है, हमारे शोधार्थी क्या नया कर सकते हैं। तो मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि जब लोग अपने घरों में होंगे तब हमारे शोध छात्र प्रयोगशालाओं में रात दिन खप करके नित नए अनुसंधान करने में जुटे, जिसका रिजल्ट भी आपके सामने है। तो जो आप कह रहे हैं कि इस कोरोना की महामारी में शिक्षा भी प्रभावित हुई है और उसको किस तरीके से आप आगे व्यवस्थित करेंगे, तो हम अभी तो ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा पर हमने जोड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों तक भी पहुंचने की जिनके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, नेट की व्यवस्था नहीं है, तो वो रेडियो के माध्यम से कैसे जाएं या टीवी के माध्यम से कैसे जाएं, इस दिशा में भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। नए शैक्षणिक सत्र में तमाम प्रिकॉशंस का ध्यान रखना होगा। प्राइमरी स्कूल्स के लिए खास चुनौतियां भी होंगी। किस तरह की गाइडलाइंस मंत्रालय द्वारा जारी की गई हैं या आगे भी जारी की जाएंगी ताकि उनका पालन किया जा सके? हाँ, स्वाभाविक कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे छोटे होते हैं और उनकी सुरक्षा, वो छोटे छोटे बच्चे, आप समझ सकते हैं कि उनको संभालना कितना कठिन काम होता है। चाहे वो अध्यापकगण हो, चाहे अभिभावकगण हो, सबके लिए वो बड़ी चुनौती है। और वही हमारी संपत्ति भी है, और वही हमारी वो हमारा भविष्य है, वो हमारी निधि है। तो उसको सुरक्षित रखना, उसको संयोजित रखने की पहली चुनौती हमारे सामने है। तो कठिनाई है, लेकिन हमने उस तक भी कैसे करके जो उस पर बहुत ज़्यादा भार ना पड़े, वो तनाव न रहे, वो दबाव में न रहे। तो अभिभावक से भी कहा है कि उसको बहुत ज़्यादा दबाव में मत डालें, मुक्त रखिए। और इसलिए एनसीईआरटी के द्वारा हम लोगों ने एक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया, जिसको हम बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। और अभिभावकों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि अभिभावक और अध्यापक दोनों मिल कर के उस बच्चे को वो मायूस न हो, वो घर में बैठे बैठे उसको तनाव न हो, कठिनाई न हो, लेकिन ये बोझ भी ना हो उसमें। तो इसलिए
थोड़ा सा पाठ्यक्रम को कम करके नए शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है और उन बच्चों को हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक हम संवाद बना सकें और अध्यापक और अभिभावक के बीच वो बच्चा उभर करके अपने पाठ्यक्रम को देख सके, उसको अध्ययन के रूप में, वो अपने क्लास के रूप में उसको वो ग्रहण कर सके। आज हर क्षेत्र में तकनीक के सहारे विकास को रफ्तार दी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान हमने भी देखा कि ऑनलाइन क्लासेस का क्रेज तेजी से बढ़ा। घरों में पढ़ाई होती रही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। आप और आपका मंत्रालय इसे किस तरह से देखता है? कोई विकल्प ही नहीं है। आप ऑनलाइन चाहे वो शिक्षा हो और चाहे अन्य व्यवस्थाएं हों, सभी क्योंकि परिस्थितियाँ हैं और अचानक पैदा हुई ये परिस्थितियाँ, केवल इस देश में नहीं, केवल शिक्षा विभाग में, पूरी दुनिया में। जब पूरी दुनिया बिल्कुल घर में बंद हो गई हो और मानवता करा रही हो, ऐसे वक्त पर एक सहारा बनता है तो वो ऑनलाइन का। मुझे इस बात को खुशी पूर्वक कहना है कि हम लोगों ने भरसक कोशिश की है कि उसका पाठ्यक्रम जहाँ तक संभव हो सके उस बच्चे तक पहुँच सकें, ये हमने कोशिश की। और ऑनलाइन वर्तमान में तो कोई विकल्प ही नहीं है। ऑनलाइन के ही माध्यम से जितना हम उसको दे सकते हैं, जितना संवाद कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं और तेज़ी से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वन क्लास, वन चैनल, वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म किस तरह से देखता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसे, और इसे आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किए जा रहे हैं? किस तरह से स्टूडेंट्स चैनल्स के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा कुछ विज़न होना चाहिए कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म और वन क्लास वन चैनल। तो हम उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हो सके। हमारे बहुत सारे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, दीक्षा है, ई पाठशाला है, बहुत सारे हैं जो एक जगह आ करके और उस बच्चे को उन पाठ्यक्रमों की सामग्री से अवगत कराया जाए। और जो सीधा ऑनलाइन क्लासेस का भविष्य में ये भी कोशिश करेंगे कि जो लाइव कैसे क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन जब क्लासेस चलें तो बात है। अभी तो घर ही क्लास है और अभिभावक और अध्यापक के बीच जो बच्चा है उसको हम कैसे करके संभाल सकते हैं, इसकी हमारी कोशिश है। निशंक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिन छात्रों के पास में अगर मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन्स का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, या कई ऐसे इलाके, कई ऐसे आज भी भारत देश में क्षेत्र हैं जहां पर इंटरनेट नहीं मिल पाता है, ऐसे में छात्रों को अगर ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना है तो क्या मंत्रालय उसके लिए किस तरह की योजना बना रहा है ताकि घरों में बैठ कर के छात्र जो हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकें और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें? जैसे मैंने आपको कहा कि वन चैनल वन क्लास, और हमारे शैक्षणिक चैनल ये हैं कि जो स्वयं प्रभा है उसमें 32 चैनलों पर हम काम करेंगे। तो स्वयं प्रभा के 32 चैनल 24 घंटे चलेंगे, DTS पर चलेंगे, डिश टीवी के अलावा वो टाटा स्काई पर होंगे और रिलायंस पर होंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी जो चैनल हैं उस पर आ सकें, ताकि जो बच्चा जिसके पास टेलीफोन नहीं है, जिसके पास नेट नहीं है, वो अपनी क्लासेस को उस टेलीविज़न पर प्राप्त कर सके। तो यह हमारी कोशिश है और उस कोशिश में हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। उनमें कोर्सेज डाल रहे हैं, किस तरीके से उसको प्रभावी तरीके से कोर्सेज उसको प्राप्त हो सकें ताकि जल्दी से उसकी समझ में आ सके और वो भविष्य में संवाद की दिशा में भी आगे बढ़ सके। निशंक जी, ऑनलाइन क्लासेस की हमने बात की तो एक तरफ तो मनोचिकित्सकों का मानना है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, टेलीविज़न उनको ज़्यादा नहीं देखने देना चाहिए। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस का क्रेज़ बढ़ा, घरों में स्कूली बच्चों ने पढ़ाई की, साथ में उनके पेरेंट्स ने भी पढ़ाई की, ऐसा देखने में आया।
आप इसे किस तरह से सही मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि किस तरह से इसमें सुधार किया जाना चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई भी हो और उन पे किसी तरह का कोई दबाव भी ना बने? देखिए, स्वभाव की है, बच्चा है, वो उसको खेलने के लिए मैदान चाहिए, हंसता है, खेलता है, स्कूल में जाता है, घर पर आता है, फिर मस्ती के साथ रहता है। अब उसको घर में रहना पड़ रहा है, वो जो कुछ भी काम कर रहा है तो स्वभाव की उतना सचेत होकर के करेगा करेगा, तो जो उन्मुक्तता थी वो तो कहीं ना कहीं कैद हुई है। तो इसका प्रभाव तो मन पर पड़ता ही है। वो तो बच्चा है, बड़े बड़े लोगों के मन पर प्रभाव पड़ते हैं। यदि कोई आदमी 4 दिन 5 दिन 10 दिन केवल घर पर रह जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है आप समझ सकते हैं। लेकिन हमने इसीलिए कोशिश की कि हमने बार बार उसको कुछ ना कुछ कार्यक्रम दे रहे हैं। कभी अभियान देते हैं उसको, माई बुक माई फ्रेंड का अभियान दे देते हैं, कभी किसी अभियान को देते हैं, कभी क्या क्या बच्चा इस बीच कर रहा है, सृजनात्मक क्या क्या किया, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे। तो वो उनको मानसिक दबाव में ना आए, ये भरसक हमारी कोशिश है। और अभी मनोदर्पण एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है, एक ऐप तैयार किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर। और मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री जी के हाथों से वो जो मनोदर्पण का लोकार्पण होगा, उससे बच्चे जो है उससे काफ़ी उनके साथ संवाद होगा। और जो मानसिक दबाव है, मानसिक तनाव है, जो अवसाद में जाने की स्थिति छात्रों की है, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। तो मनोदर्पण बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में उसका शुभारंभ होगा। जिस समय कोरोना महामारी का दौर आया और सारे शिक्षण संस्थाएं बंद हो गए, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र जुटे हुए थे, जो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। छात्र अपनी तैयारियां नहीं कर पाए क्योंकि कोचिंग क्लासेस भी बंद हो गए थे। ऐसे में आपका मंत्रालय ने किस तरह से छात्रों की मदद की, किस तरह से वो अपना सिलेबस पूरा कर पाएँ या अपनी पढ़ाई बगैर बाधित हुए उसको आगे बढ़ा सकें, इसमें किस तरह से मंत्रालय ने अपनी सहभागिता निभाई? बहुत सारे बच्चों के मन में था कि तिथियां तो घोषित हो गई हैं, लेकिन हमारे पास अभी पढ़ने का जो कोचिंग सेंटर हैं बंद हैं, नहीं जा सकते हैं, तमाम प्रकार की परेशानियां हैं। तो जब उनकी सूचना आई तो हम लोगों ने उसका भी समाधान निकालने का कोशिश की। और एनटीए ने बहुत अच्छा एक ऐप, नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप निकाला, जिसमें बहुत सारे 26 टेस्ट हैं उस ऐप के अंतर्गत। और उसमें मुझे खुशी है कि अभी तक उस ऐप को 9 लाख छात्रों ने डाउनलोड कर दिया। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि 14 लाख छात्रों ने इसको कई बार 13 लाख घंटों में उसको देखा, उसका उपयोग किया और उस पर अपने टेस्ट उनको दिया। तो वो घर में रह कर के भी वो अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। हम लोगों ने कोशिश की कि उसको जो जो मदद हम अभी तक कर सकते हैं वो कर रहे हैं। शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम की परिकल्पना मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की है। किस तरह की है ये परिकल्पना और इसके माध्यम से किस तरह से छात्रों को लाभ मिल सकेगा? असल में ये क्यूब जो है वो कैसे करके उत्कृष्टता हो सकती है, और विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 8 टीमों को बना करके और 80 विषय विशेषज्ञ, जिसमें वैज्ञानिक से लेकर के और विषयों के विशेषज्ञ तक, उनका बहुत बड़ा अध्ययन करने के बाद एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया है जो उच्च शिक्षा में उसकी गुणवत्ता को, उसकी उत्कृष्टता को बढ़ा सके। और इसके लागू होने पर निश्चित रूप में हम अपनी शैक्षणिक स्तर को काफ़ी आगे ऊपर बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उन जो कमेटी ने अपनी अनुशंसा दी है और उस अनुशंसा के आधार पर उसको हम क्रियान्वित करेंगे। तो निश्चित रूप में उच्च शिक्षा में हमारा स्तर बहुत ऊंचा बढ़ेगा, उठेगा और हम विश्व के प्रतिस्पर्धा में और तेज़ी से आ सकेंगे। भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाने के लिए मंत्रालय किस तरह से काम कर रहा है? देखने में आया है कि संस्कृत विश्वविद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाने पर भी मंत्रालय का खास फोकस है। किस तरह से काम हो रहा है?
हमारी गवर्नमेंट चाहती है चाहे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, इन सभी जो भारतीय भाषाएं हैं 22, इन 22 जो हमारी संविधान के अनुसूची 8 में सम्मिलित हैं, तो अनुसूची 8 में जितने भी भारतीय भाषाएं हैं उनको सशक्त करना, उनका विकास करना, उनका संरक्षण और संवर्धन करने का काम सरकार करेगी। हाँ, संस्कृत के विश्वविद्यालय 3 संस्कृत के विश्वविद्यालय बने हैं और संस्कृत केवल भाषा नहीं है, संस्कृत हमारे ज्ञान और विज्ञान का एक ऐसा खजाना है जिस पे आप यदि शुरू से करेंगे तो पाणिनि से लेकर के और भास्कराचार्य जैसे वैज्ञानिक, आर्यभट्ट जैसे चरक ऋषि जो आयुर्वेदा के चरक ऋषि की जो संहिता है उससे लेकर के आप यदि देखेंगे जो पतंजलि है, पतंजलि का योग है, तो योग हो चाहे आयुर्वेद हो और चाहे वो विज्ञान की तमाम विधान हो, तमाम जो ज्ञान और विज्ञान है वो उसमें समाया हुआ है। और इसलिए संस्कृत को आज पूरी दुनिया पढ़ा रही है। आपको मालूम है कि जर्मनी में 14 विश्वविद्यालय संस्कृत के हो गए हैं, चाहे वो मॉरिशस हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, त्रिनाद हो, जापान हो, थाईलैंड हो, युगांडा हो, तमाम दुनिया के तमाम पोलैंड हो, पोलैंड की तो वारसा यूनिवर्सिटी में पीछे 200 साल से संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो पूरी दुनिया संस्कृत को पढ़ा रही है। उसको लगता है कि उस संस्कृत में जो ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, आयुर्वेद है, चरक संहिता है, ऐसे सब चीज़ें उससे कुछ उसको मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, उसमें ज्ञान है, विज्ञान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप में पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर के खुशी है कि संस्कृत के जो प्राच्य आपका ज्ञान और विज्ञान है उसको बहुत तेज़ी से इस देश की प्रगति में उसको विज्ञान और जो प्राच्य ज्ञान है उसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ करके देश की प्रगति का एक बड़ा आधार बनाने की दिशा में गवर्नमेंट काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और उसमें तकनीकी छात्रों साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थाओं के योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि दुनिया की जो शीर्ष कंपनियां हैं उसमें यदि सीईओ हैं और प्रमुख स्थानों पर उसकी लीडरशिप ले रहे हैं तो हमारे आईआईटीज़ से जुड़े बच्चे हैं। वो चाहे मेरा आईआईटी खड़गपुर हो, चाहे मैं आईआईटी मद्रास हो, आईआईटी मुंबई हो, आईआईटी दिल्ली हो, आईआईटी कानपुर हो, चाहे वो हमारा आईआईटी गुवाहाटी, तमाम जितने भी मेरे आईआईटीज़ हैं वहाँ से निकलने वाले बच्चे आज दुनिया पर छाए हुए हैं। और इसलिए आईआईटी में जो शोध और अनुसंधान हो रहा है, अभी जैसे आप चर्चा कर रहे थे कि आईआईटी ने क्या अनुसंधान किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि युवा क्या कर सकते हैं इस संकट की घड़ी में, तो हमारे आईआईटी के छात्रों ने कैसे कैसे उपकरण तैयार किए, चाहे वो कोविड से निपटने के लिए किट हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे मास्क हो, चाहे वेंटिलेटर हो, एक के बाद एक यदि मैं उसको गिनाना शुरू करूं तो आपको इस बात को लेकर के खुशी होगी कि अच्छा हमारे आईआईटीज़ के बच्चे, हमारे संस्थानों में भी ऐसा कुछ हो रहा है जो पहले देश के अंदर नहीं था। जो चीज़ बाहर से आयात होती थी वो हमारे बच्चे अब तैयार कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आईआईटीज़ ने बहुत अच्छा काम किया, IIIT ने बहुत अच्छा काम किया और रात और दिन खप करके इस कोविड की महामारी में भी वो रात दिन अपने प्रयोगशाला में नित्य नए अनुसंधान कर रहे हैं। निशंक जी, अब भी देखने में आता है कि जिस क्षेत्र में रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर हैं वहाँ पर
पढ़े लिखे छात्रों की कमी देखने को मिलती है, या फिर कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, कई सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं जहां पर छात्र बड़ी तादाद में पढ़कर बाहर निकलते हैं लेकिन फिर उन्हें अपनी पढ़ाई के मुताबिक रोजगार नहीं मिल पाता। ये जो इस तरह का असंतुलन है, इसे कैसे संतुलित किया जाए और मंत्रालय क्या इस पर खास योजना बना करके काम कर रहा है? इस नए भारत की जो संकल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, उस सशक्त और श्रेष्ठ और एक भारत का जो रास्ता है वो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप से होकर के गुजरता है। मेक इन इंडिया, हमारे हाथों में कौशल है, प्रतिभा की कमी नहीं है और हमारे पास तमाम आइडियाज़ हैं, विज़न की भी कमी नहीं है, मिशन की भी कमी नहीं है। इसका समन्वय करेंगे। ये जो समस्याएं फैली उसके समाधान की दिशा में एक तरफ अनुसंधान होगा तो दूसरी तरफ उसको कार्य रूप में परिणित होगा कि उस समस्या के समाधान की दिशा में क्या होगा वो मेरा नौजवान करेगा, तो उसके हाथों को कौशल मिलेगा, समस्या के समाधान के लिए वो काम करेगा, तो एक और समस्या का समाधान होगा और दूसरी ओर उसको रोज़गार पैदा होगा। और जो आत्मनिर्भर भारत की बात की है प्रधानमंत्री जी ने, जिसके लिए 20 लाख करोड़ का एक पैकेज, आर्थिक पैकेज पूरे देश को विभिन्न विभागों के माध्यम से और इस देश की प्रगति के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए रखा है। और ये आत्मनिर्भर भारत की जो बात है वो स्वावलंबन से भी आगे की कड़ी है आत्मनिर्भरता। तो स्वावलंबी तो भारत है ही, लेकिन वो आत्मनिर्भरता बनेगा, दुनिया के देशों से आने वाली चीज़ों को स्वयं उत्पादित करेगा, बल्कि यहाँ से दुनिया के लोगों को उन चीज़ों को भेजेगा। इसलिए जो हमारे तकनीकी संस्थान हैं, विभिन्न प्रकार के संस्थाएं हैं, उसमें रोज़गार परख कैसे करके हम पाठ्यक्रम कर सकते हैं। जैसे आईआईटी के साथ अभी हमने कहा उद्योगों के साथ जोड़ करके काम करेंगे, उद्योग बताएंगे कि क्या है, उद्योग और वो दोनों मिलकर के पाठ्यक्रम को तय करेंगे। तो जिस दिन उद्योग में क्या होना चाहिए, उसको आगे कहाँ बढ़ाए गए, तो उद्योग को भी उस बच्चे की आवश्यकता है और बच्चे को उद्योग की ज़रूरत है। अभी क्या है, उद्योग एक तरफ पड़ा हुआ है तो बच्चे दूसरी तरफ, जो अध्ययन इधर हो रहा है वो उसको ज़रूरत नहीं, जो उसको ज़रूरत है इसको ज़रूरत नहीं। इन दोनों में बेहतर सामंजस्य करने का काम हम तेज़ी से कर रहे हैं। शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए किस तरह से आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, नए नए शोध देश में होते रहें, नए नए अनुसंधान होते रहें, जिसके माध्यम से देश भी प्रगति करे, छात्रों का भी कल्याण हो, छात्रों का भी विकास हो, इसके लिए किस तरह से काम किया जा रहा है? शोध और अनुसंधान की तो हमेशा ही आवश्यकता होगी, आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी, क्योंकि बिना शोध और अनुसंधान के कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ नहीं सकता। और नित्य नए अनुसंधान, जो आज चीज़ है उसका स्वरूप कुछ समय के बाद और तेज़ी से आगे कैसे बदलेगा, समय के साथ साथ दौड़ना बहुत ज़रूरी है और उन चीज़ों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमारे देश में, हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में बहुत अच्छा हम उसको शोध और अनुसंधान करा रहे हैं। यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करूं तो स्पार्क के तहत दुनिया के 127 शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों के साथ हमारे छात्र पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं। यदि मैं ये कहूँगा कि इम्प्रिंट के तहत, इम्प्रेस के तहत, स्टार्स के तहत यहाँ शोध और अनुसंधान हो रहे हैं। और अब तो जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना हो रही है वो अलग होगा, जो प्रधानमंत्री जी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के सानिध्य में वो अनुसंधान होंगे, विभिन्न क्षेत्रों के अनुसंधान होंगे। स्ट्राइट पारस्परिक अंतर्विषयी शोध के लिए हम लोग तेज़ी से आगे काम करें, तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि अभी आसियान देशों के 1000 से भी अधिक छात्र हमारे देश के आईआईटी में अनुसंधान और शोध के लिए आ रहे हैं। उनके साथ हमारा एमओयू हो गया, विदेश मंत्रालय के साथ हमने एमओयू किया और उन देशों के सभी राजदूत उसमें उपस्थित थे। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के, अभी हमने स्टडी इन इंडिया के तहत किया है, बाहर के बच्चे अब देश में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। निशिंक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि निजी स्कूलों का मुद्दा हर बार सामने आता है,
जैसे ही स्कूल्स खुलते हैं, निजी स्कूलों की मनमानी, पालकों की परेशानी बढ़ जाती है। इस पर आपका क्या मानना है? निजी स्कूलों की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट उसको देखती है, और यदि कोई मनमाना कर रहा है तो उसमें पूरे नियम हैं कि कोई भी नीति और नियमों से भिन्न जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसलिए मनमाना कोई कर नहीं सकता, और मनमाना यदि कोई कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट को उस दिशा में कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। बतौर मानव संसाधन विकास मंत्री आप अपने सफर को किस तरह से देखते हैं? इस 1 वर्ष के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो काम है, यदि देखा जाए तो मोदी जी की पीछे के 5 वर्षों में जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में स्थायित्व आया, उत्कृष्टता आई, और उसके बाद मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में ये जो 1 वर्ष का है, इस 1 वर्ष के कार्यकाल में भी मोदी जी के सानिध्य में जिस तरीके से हम लोग को कर पाए हैं, चाहे नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हो, और चाहे वो रिक्त पदों को भरने की एक अभियान चलाने का हो जिसमें हज़ारों पदों को भरा गया है, चाहे वो नई शिक्षा नीति में तमाम लोगों के और ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव लेकर के सबके सुझावों को समाहित करने की कोशिश हो उस मसौदे के अंदर, और चाहे वो स्कूली शिक्षा की दिशा में हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालयों में पदों को भरने का रहा हो, और चाहे उसकी नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालयों के स्तर को और श्रेष्ठ करने का अभियान रहा हो। तो मैं ये समझता हूँ कि यूजीसी से हो, चाहे सीबीएसई से हो, एनसीईआरटी से हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, हमारे आईआईटी हैं, हमारे एनआईटी हैं, हमारे आईसर हैं, हमारे एसपीए हैं, ट्रिपल आईटी हैं, सभी क्षेत्रों में बिल्कुल नए अभिनव तरीके से इस समय काम हुआ है। मुझे संतोष है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये 1 वर्ष एचआरडी का बहुत ही बेहतर रहा है, और जिसको काफ़ी मुझे संतुष्टि भी है। निशंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिन्होंने बताया कि चुनौतियां तो हमेशा से ही सामने आती रही हैं। हालांकि कोरोना महामारी जैसा संकट पहली बार आया है जिसका सामना देश ने भी किया, दुनिया ने भी किया, लेकिन अब धीरे धीरे व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, और उम्मीद है कि जल्द ही आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर उभर कर सामने आएगी, और एक बार फिर हम देखेंगे कि पढ़ेगा इंडिया और आगे बढ़ेगा इंडिया, इस संकल्प को पूरा करने में उनका मंत्रालय और ये देश के छात्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।